दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे 1968 में रिलीज हुई फिल्म पड़ोसन की। इस फिल्म में सुनील दत्त साहब और महमूद साहब और सायरा बानो जी और किशोर दा जी जैसे कई शानदार कलाकार मुख्य भूमिका में थे। फिल्म पड़ोसन का निर्देशन ज्योति स्वरूप जी ने किया था और संगीत सजाया था आर डी बर्मन साहब ने, और खुद किशोर दा ने इस फिल्म में अपना संगीत दिया। ये फिल्म 1968 की सबसे शानदार फिल्म साबित हुई थी। फिल्म के गाने और कहानी लिखी थी राजेंद्र कृष्ण जी ने और निर्माता थे खुद महमूद साहब। ये महमूद साहब के प्रोडक्शन की पहली फिल्म थी। इसका नाम पड़ोसन रखा गया था और ये एक छोटी सी कहानी आधारित है। बंगाली फिल्म पशीर बारी का रीमेक है। फिल्म में सुनील दत्त और सायरा बानो जी हैं और फिल्म की इतिहास में अब तक की क्लासिकल रोमांटिक कॉमेडी में से एक माना जाता है। साथ ही ये 100 सबसे बेहतरीन भारतीय फिल्मों में भी शुमार है। दोस्तों फिल्म की शुरुआत में दोस्तों दिखाते हैं एक पंडित जी होते हैं जो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं और बहुत तेजी से वो रोड पार करना चाहते हैं, और जैसे वो रोड पार करते हैं तभी एक टैक्सी वो काफी स्पीड से आती है, पंडित जी के एकदम साइड से निकल के जाती है, चिपक के बिल्कुल। पंडित जी घबरा जाते हैं और जोर से बोलते हैं उस ड्राइवर को, हट नास्तिक कहीं का। जब ये पंडित जी ड्राइवर को पार करके निकल जाते हैं तो दोस्तों जब पंडित जी चंदू के घर पहुंचते हैं और देखते हैं पहलवान ओम प्रकाश उर्फ चंदू की मालिश कर रहा होता है। जो पहलवान था वो इतनी स्पीड से और इतनी तेज से मालिश करता है कि पंडित जी को दिखाई देता है कि जैसे वो मालिश ना कर रहा हो, पंडित जी समझते हैं कि वो चंदू को मार रहा होगा। तभी पंडित जी घबरा जाते हैं और मोहल्ले के कुछ लोगों को लेके आ जाते हैं और पंडित जी बताते हैं कि ये चंदू जी की मरम्मत कर रहा है। और तभी चंदू बोलता है, ये क्या मेरी मरम्मत करेगा, इसको तो मैं अभी बताता हूँ। और वो चंदू जी पहलवान को पकड़ लेते हैं। तभी अचानक से पहलवान बोलता है कि गुरुजी आपने ही तो बोला था मुझे मालिश करने को, तभी तो मैं मालिश कर रहा था। तभी याद आ जाता है चंदू को कि हाँ मैंने ही इसको बोला था मालिश करने के लिए। और वो लोगों को कहता है ठीक है कोई बात नहीं, आप सब जाइए, पंडित जी थोड़ा करेक्ट माइंड है इसलिए ये आपको बुला के ले आए। तो दोस्तों सब चले जाते हैं। फिर पंडित जी बताते हैं एक कहानी जो कि करीब 18 या 20 साल की 2-3 लड़कियां होती हैं, उनके बारे में पंडित जी बताते हैं। चंदू जी को फिर ऐसा महसूस होता है कि वो उनसे शादी कर ले। तभी चंदू जी को याद आता है कि उनका एक भांजा है जो कि अंदर बैठ के उनकी बातें सुन रहा होगा, इसलिए वो पहले अपने भांजे को हटा देना चाहते हैं। और वो अपने भांजे को अंदर जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या बकवास सी किताबें पढ़ते रहते हो, किसी नदी किनारे जाओ या किसी गार्डन में जाओ, वहाँ बैठ के आराम से पढ़ो। कुछ किताबों का नाम वो बताते हैं जैसे कि चंद्रकांता हो गई, प्रेम ग्रंथ के नाम से कोई बुक उस समय की थी उसका भी नाम वो लेते हैं। तभी सुनील दत्त साहब को दिखाया जाता है फिल्म में, पहली बार एंट्री सीन में उनका फेस दिखाई देता है। तब हमको पता चलता है कि एक्टर फिल्म के जो है वो लीड रोल में सुनील दत्त साहब है। चंदू बोलता है बेटा तुम अब आराम से आना, घूम फिर के काफी टाइम लो अपने ऊपर। तभी वो सुनील दत्त साहब को बाहर भेज देते हैं और सुनील दत्त साहब बाहर चले जाते हैं। फिर दोस्तों आगे दिखाया जाता है फिल्म में एक्ट्रेस सायरा बानो जी को, उनका फेस शो होता है एक फिल्म के सॉन्ग में, जो गाना होता है मैं चली मैं चली। तो दोस्तों अब इस फिल्म में किशोर दा की भी एंट्री हो जाती है। किशोर दा जो कि अपने जूनियर आर्टिस्ट के साथ एक रिहर्सल कर रहे होते हैं लैला मजनू कहानी के ऊपर। तो वो काफ़ी देर से इन दोनों को समझाते डायलॉग देते हैं, पर ये दोनों बार बार गलत बोलते हैं। तभी वो बोलते हैं सामने देखो स्क्रीन पर और जनता के आगे आपको सीरियस होके एक्ट करना है, पर वो दोनों काफ़ी बार बोलने पे भी नहीं कर पाते। तो वो अपने जूनियर आर्टिस्ट तीसरे नंबर वाले को दोबारा से बोलते हैं कि तू ये करके दिखाएगा बांगड़ू। उसका नाम कलकतिया होता है दोस्तों, क्योंकि वो कलकत्ता का रहने वाला होता है, जो
तीसरा वाला बंदा होता है। बीच में तभी सुनील दत्त साहब की भी एंट्री हो जाती है और किशोर दा बोलते हैं कि कैसे भोला अचानक यहाँ कैसे। तो भोला जो कि गुरु मानता है किशोर दा को, वो बोलता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है। तो किशोर दा और पूरी टीम खुश हो जाती है इस बात को सुन के, खासकर किशोर दा। इसके बाद दोस्तों थोड़ी देर इन दोनों की बातचीत होती है, तभी फिल्म का सीन जो है सुनील दत्त साहब के घर पे पहुंच जाता है। सुनील दत्त के मामा जी एक फोटो देखते हैं जिसमें एक लड़की होती है और वो अपने नौकर से कहते हैं कि मैं इस लड़की के साथ ही शादी करूंगा और अपने घोड़े पे उसको लेने खुद जाऊंगा। जब दोस्तों ये बात उन्होंने कही, इसी बीच कुछ वक्त के बाद सुनील दत्त साहब अपना सारा सामान बांध लेते हैं और अपने मामा को बोलते हैं कि इस घर में अब मैं एक पल भी नहीं रहूंगा, आप दूसरी मामी लाइए और हम जा रहे हैं अपनी पुरानी मामी के पास जो कि हमारी सही में मामी है। तो सुनील दत्त साहब बोलते हैं अपने मामा से कि अगर आप हमारी मामी को यहाँ ले आए तो क्या बुराई। तब वो मना कर देते हैं, इसलिए सुनील दत्त साहब अपना टांगे पे बैठ के अपनी मामी के घर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं तो उनकी मामी का नौकर गेट पर ही था, वो उनको रिसीव कर लेता है और उनका सामान लेके घर के अंदर चला जाता है। और वो सुनील दत्त साहब जैसे ही पहुंचते हैं वो अपनी मामी के पाँव छूते हैं और कुछ देर बातचीत करते हैं। उनकी मामी सुनील दत्त साहब के लिए खाना बनाती है दोस्तों, और वो खाना लाती है और खाना लाके उनको परोसती है। खाना खाने के बाद सुनील दत्त साहब छत पे जाते हैं और उनको बिस्तर लगा रहा होता है एक नौकर, उनकी वो हेल्प करते हैं। इसी दौरान उनको एक आवाज़ आती है बालकनी में से। जब वो देखती हैं तौलिया से मुंह हटाकर, तो सामने खिड़की के पीछे दिखाई देता है वही लड़की जो इनको नदी के पास दिखाई दी थी, सायरा बानो जी। अब ये एक सॉन्ग को गा रही होती है। सॉन्ग के खत्म होने के बाद दिखाते हैं सायरा बानो जी अपनी ड्रेस चेंज करती हैं और शीशे के आगे बैठ के मेकअप वगैरह करती हैं और कुछ डांस के स्टेप भी करके दिखाती हैं। वो अकेले में ये सब कर रही होती हैं, बट उनको पीछे से सुनील दत्त साहब देख रहे थे, गाते हुए भी सुन रहे थे। तभी उनकी मामी आ जाती है और वो बोलती हैं कि क्या कर रहे हो बेटा तुम, उसकी आवाज़ मत सुना करो, वो बहुत बेकार लड़की है, वो सारे वालों की बुराई करती हैं। और इसके बाद सुनील दत्त साहब उनकी बात नहीं मानते और वो आगे आगे जाके खिड़की के पास से देखते हैं दोबारा से। फिर सारे बानो जी की नज़र उन पर पड़ जाती है। फिर वो उनको एक झाड़ू और एक सैंडल से इशारा करती हैं कि अगर तुमने ऐसे देखना बंद ना किया तो इसी से तुम्हारे घर में आके तुम्हारी पिटाई कर दूंगी मैं। और सुनील दत्त साहब फिर भी उस बात को इग्नोर करके देखते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद सुनील दत्त साहब अपने गुरु के पास आ जाते हैं जो कि स्टेज पे लाइव शो कर रहे होते हैं। इसी दौरान सुनील दत्त साहब भी आ जाते हैं चलते हुए शो के बीच में। तो वो गुरु से अपने बताते हैं कि मुझे ऐसी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत है। तो थोड़ी देर रोल करने के बाद किशोर दा उनकी बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो मान जाते हैं और वो कहते हैं ठीक है हम चल रहे हैं पूरी टीम के साथ। वो सुनील दत्त साहब के साथ चलने को तैयार हो जाते हैं और जैसे ही वो घर में पहुंचते हैं उनको सामने दिखाई देता है कि सायरा बानो जो है वो कॉलेज से आती हैं और उनको कुछ अवार्ड्स वगैरह मिले होते हैं। वो उन अवार्ड्स को लेके घर आती हैं और अपने मॉम डैड को दिखाती हैं। उसके बाद वो लोग खिड़की से झांकते रहते हैं। कुछ देर बाद सायरा बानो जी शीशे खिड़की के पास दिखाई देती हैं और जैसे ही वो देखते हैं सब लोग उनकी परछाई नजर आती है। और उन जो सायरा बानो जी हैं उनकी एक मेड होती है, वो आके खिड़की खोल देती है क्योंकि उनको सायरा बानो जी ने बोला था कि काफ़ी गर्मी है, इसलिए वो खिड़की खोल देती है। सायरा बानो इधर उधर घूमती हैं, उनकी मेड भी उनके साथ रहती है
और फिर ये तीनों चारों जने उसको देख रहे होते हैं। सुनील दत्त साहब स्माइल करते हैं बट वो इनकी स्माइल को इग्नोर कर देती हैं। तभी वो बड़े हैरान हो जाते हैं और किशोर दा भी उसको देख के काफ़ी हंसते हैं बट सुनील दत्त जो है उनको बहुत दुख होता है। फिर एक सीन में दिखाया जाता है सायरा बानू जी शीशे के पास जाके बैठ जाती है। ये चारों फिर से उनको देखने लगते हैं। तभी आवाज़ आती है, मेड की आवाज़ आती है और ये चारों सोचते हैं कि अभी क्या इनसे बोल रही आके। तभी वो मेड बोलती है कि बाहर से कोई आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। वो जैसे ही दस्तक होती है अंदर महमूद साहब की, उनका पाँव स्लिप कर जाता है, वो गिरने से बचते हैं। तभी उनको बुलाया जाता है, कुर्सी पे बिठाते हैं। ये पांचों के पांचों नजर गड़ाए देख रहे होते हैं अंदर कि महमूद साहब कुछ बात कर रहे होते हैं सायरा बानो जी से। तो ये लोग सोचते हैं कि लगता है कि अब भोला की कहानी बिगड़ने वाली है। सायरा बानो का मन गुरु के ऊपर आ गया उसके, जो कि एक क्लासिकल सिंगर होते हैं। तभी दूर से दिखाया जाता है कि महमूद साहब जो हैं वो एक सॉन्ग प्ले करते हैं और करके उसको दिखाते हैं। पीछे से किशोरदा और उनके साथी ये नज़ारा देख रहे होते हैं। तभी दोस्तों हमको सामने की तरफ दिखाई देता है कि सुनील दत्त जो है वो उस जगह से उठ के चले आते हैं, नाराज हो जाते हैं। पर किशोर उनको समझाते हैं काफ़ी। समझाने के बाद भी जब वो नहीं मानते तो किशोरदा एक तरकीब लगाते हैं। ये तीनों उनका पीछा करते हैं, हर वक्त बोलते हैं कि अब इन पे हमें नज़र रखनी होगी। तभी वो देखते हैं कि घूमने के लिए ये दोनों बाहर आए हैं। तो किशोरदा और सुनील दत्त एक पेड़ की आड़ में छुप के इनकी बातें सुनते हैं। इनकी बातें सुनने से उनको ये अंदाज़ा लगता है कि क्लासिकल सिंगिंग सीखना चाहती हैं सायरा बानो जी, इसलिए उन्होंने ये गुरु हायर किया हुआ है। तभी किशोरदा वो अपने साथ वापसी आ जाते हैं घर पे और सुनील दत्त को सिंगिंग सिखाने का प्रयास करते हैं। पर कई बार उन्होंने बोला, पर जितनी बार भी भोला ने गाया उल्टा ही गाया। ऐसा गलत गाया कि उनकी आवाज़ से चारों चारों बहुत नाराज़ हो गए और किशोरदा भी गुस्से में आ जाते हैं। पर उन्होंने कई बार उसको समझाया, लेकिन उनकी आवाज़ बेसुरी की बेसुरी ही रही। इसलिए किशोरदा ने परेशान होके उनको कहा कि ऐसे बात नहीं बनने वाली है। किशोरदा ने कहा काफ़ी सोचना पड़ेगा इस बारे में और किशोरदा ने सोचना शुरू किया। काफ़ी टाइम इधर-उधर गोल-गोल राउंड-राउंड घूमने के बाद किशोरदा ने एक फैसला लिया कि सिंगिंग में किशोरदा जो है वो सिंगिंग करेंगे सॉन्ग को और जो सुनील दत्त साहब हैं वो सॉन्ग में खाली लिरिक्स पे लिप सिंक करेंगे। इससे ये ऐसा लगेगा कि सॉन्ग को वही गा रहे हैं। तो इस चीज़ पे तीनों चारों जने की सहमति हो गई और इसके बाद किशोरदा ने पूरी तैयारी के साथ रिहर्सल करवाई भोला की। भोला ने कई बार रिहर्सल किया और फिर सामने खिड़की से आवाज़ आई तो इनको पता चल गया कि वो आ चुकी है लड़की। तब इन्होंने अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। किशोरदा खिड़की के पीछे हो गए और सामने सुनील दत्त साहब खड़े हो गए और उन्होंने गाना शुरू कर दिया। और जैसे ही गाना गाया तुरंत सायरा बानो जी खिड़की के पास आई एक बुक को पढ़ते हुए। उनका भी इंटरेस्ट इस सॉन्ग में होने लगा। ये देखते हुए सुनील दत्त साहब मन ही मन बहुत खुश हुए और सुनील दत्त साहब और सायरा बानो जी एक रास्ते पे दोबारा मुलाकात होती है इनकी। अगले दृश्य में दिखाया जाता है दोस्तों कि सायरा बानो जी दुखी मन से अपनी बालकनी में आके बैठती हैं खिड़की के पास, जहाँ पहले से सुनील दत्त साहब उनका इंतजार कर रहे होते हैं। और दुखी मन से जब वो उनको एक तरफ देखते हैं और सुनील दत्त साहब को स्माइल देती है सायरा बानो जी और उनको अपने कमरे में बुलाती हैं नीचे से। जब वो उतर के सामने से उनके कमरे में जाते हैं तो वो उनको बहुत ही दुख वाली बात बताती है। उस बात को सुन के सुनील दत्त साहब किशोरदा के पास मदद के लिए फिर से एक बार जाते हैं दोस्तों। और जैसे ही वो मदद मांगते हैं किशोरदा भी तुरंत उनकी हेल्प के लिए तैयार हो जाते हैं।
और वो पहुंचते हैं एक गार्डन में, जहाँ पर पहले से ही मुत्तुस्वामी पहुंचे हुए थे, जो कि साईं रामानुजी के गुरुजी हैं। उनसे कुछ फाइट होती है सुनील दत्त साहब की, पर सुनील दत्त साहब उन्हें एक लात मार के पानी में गिरा देते हैं और सुनील दत्त साहब उनसे जीत जाते हैं। फिर अगले दृश्य में दिखाया जाता है दोस्तों, सुनील दत्त साहब एक हाथ से थप्पड़ मारने को होते हैं साईं रामानुजी को, पर वो थप्पड़ को देख के ही रोने लग जाती हैं। इतने में सुनील दत्त साहब का मन पिघल जाता है और वो साईं रामानुजी के आंसू पोंछते हैं, अपने हाथ से अपने कपड़ों से ही पोंछ देते हैं। कुछ देर में दिखाते हैं कि गुरुजी फिर से लौट आए हैं और अब की बार वो पैसे देके कुछ गुंडे लाते हैं किराए के। उन गुंडों को बोलते हैं ये जाके वो भोला को मारे। तो सारे गुंडों ने भोला को बहुत मारा होता है। भोला का शरीर खून से लथपथ हो जाता है। साईं रामानुजी चिल्लाते हुए आती हैं और वो उनको देख के रोने लग जाती हैं। कुछ देर के बाद आगे दृश्य में दिखाते हैं सुनील दत्त साहब को किशोरदा और उनकी टीम के 4-5 मेंबर लेके जाते हैं घर। किशोरदा और उनके दोस्त मिलके भोला को उसके घर पहुंचाते हैं। भोला की मम्मी और भोला की मामी भोला की हालत देख के बहुत दुखी होती हैं और रोती हैं। बिंदु के मम्मी पापा भी आए हुए होते हैं भोला की तबीयत देखने के लिए। भोला बहुत परेशान होता है दोस्तों, उसके सिर में चोट आई होती है और इस बात से किशोरदा भी बड़े दुखी रहते हैं। इधर बिंदु का भी बुरा हाल था। किशोरदा की हालत देख के वो भी रात को 1:30 2 बजे तक जागती है और नींद उसको भी नहीं आती। भोला की चीखें सुन के वो भी उठ जाती है। जब भोला नहीं सो पाता इसलिए बिंदु भी नहीं सोती। अगले दिन दोस्तों बिंदु सुबह सुबह ही सबसे पहले भोला के पास मिलने आती है और डॉक्टर ने जो दवाएं दी थी वो दवाओं को भी भोला को ला के देती है, पर भोला अक्सर वो दवाएं लेता नहीं है। पर किसी तरह बिंदु भोला को दवाइयाँ खिलाना शुरू कर देती है और रात भर भोला के पास ही सो जाती है। फिर अगले दिन सुबह का दृश्य दिखाया जाता है। बिंदु फिर से आई है और बिंदु ने फिर से डॉक्टर की दवा उठाई और भोला को पिलाना शुरू कर दिया। पहले तो भोला आनाकानी करता है, पर बाद में काफी बोलने के बाद बिंदु के हाथों से भोला दवा पी लेता है। फिर अगले दिन दोस्तों सीन में दिखाया जाता है कि भोला से मिलने के बाद बिंदु का मन भोला के प्रति बदल गया था। अब बिंदु भी भोला को चाहने लगी थी। दोस्तों हमेशा की तरह भोला फिर से गाना गा रहा होता है, पर बिंदु की सहेली बिंदु को भोला की सच्चाई बता देती है कि भोला खाली लिपसिंग करता है और पीछे से किशोरदा जो कि उसके दोस्त होते हैं वो गाने को गाते हैं और तुरंत उसकी कुछ देर में ही इनकी चोरी पकड़ी जाती है। किशोरदा फिर भी गाते रहते हैं और भोला उन्हें बता देता है कि बिंदु आके देख चुकी है तुम्हें। उसके बाद भोला की हालत खराब हो जाती है। किशोरदा भी घबरा जाते हैं क्योंकि किशोरदा की जो अनुराधा है वही बिंदु की सहेली होती है। वो किशोरदा की सारी चाल बता देती है। दोस्तों अब दिखाया जाता है बिंदु जो कि नाराज हो चुकी है भोला से। बिंदु बहुत परेशान हो जाती है तो बिंदु अपना फैसला बदल लेती है और बिंदु भोला के मामा के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर किशोरदा पहुंच जाती है मामा के घर और वो सारी बात समझा देते हैं कि भोला जो है प्यार करता है बिंदु से, तो पंडित के कहने पे वो शादी ना करे। तो भोला के मामा भी इस बात को मान जाते हैं। भोला के मामा किशोरदा को बोलते हैं कि अच्छा हुआ बेटा कि तुमने आके मुझे सारी सच्चाई बता दी, वरना मैं तो जिस लड़की को अपनी बहू बनाना है उसको अपनी पत्नी बना बैठता। ये सारी बातें जब जान चुकी होती बिंदु तो भोला से इतनी नाराज हो जाती है कि वो दूसरे गुरुजी से शादी करने को तैयार हो जाती है। और जब गुरुजी आते हैं तो वो गुरुजी इस बात को सुन के बड़े खुश होते हैं कि भोला को ना चाहते हुए बिंदु उनसे शादी करना चाहती है। और बिंदु भी इस बात से एग्री करती है भोला के आगे, ताकि भोला को दुख हो। और भोला को सही में बहुत दुख होता है इस बात का। किशोरदा उनको ये समझाते हैं कि इस चीज से बचने का एक ही उपाय है, भोला को मरना होगा। और भोला फिर से फांसी लगाने की एक्टिंग करता है और लेट जाता है बिस्तर पे।
जब भी बिंदु को बात पता चलती है तो बिंदु बहुत रोती है। वो भोला को देखने आती है। किशोरदा और उसकी टीम के जो मेंबर हैं सभी ये बताते हैं बिंदु को कि वो एक चिट्ठी आपके नाम पे छोड़ के गया है। वो आपसे बहुत प्यार करता था। पर धीरे धीरे किशोरदा हालात को देखते हुए समझ जाते हैं कि अब हमें भोला को बता देना चाहिए, और वो भोला के कान में धीरे से बता देते हैं कि आपको धीरे धीरे अब उठना होगा। और वो भोला को बोलते हैं कि धीरे धीरे। दोस्तों, अब हमें यहाँ ये पता चलता है कि बिंदु भी बहुत प्यार करती थी भोला से, इसीलिए वो यहाँ पर आके बहुत रोई थी। अब बिंदु के दिमाग में ये बात काफ़ी चोट पहुँचा चुकी थी कि भोला नहीं रहा। वो भोला के सीने पे सिर रख के रोती है। तभी दोस्तों भोला उठ जाता है और दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस तरह ये लव स्टोरी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये दो दिल एक हो जाते हैं और दोनों की शादी करवा दी जाती है। तो दोस्तों, ये थी पड़ोसन फिल्म की पूरी कहानी। ऐसी और फिल्में देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक्टर की कहानी के साथ। आपको अगर ये फिल्म अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।